आज हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों के बारे में बात करेंगे। तो मगध साम्राज्य को लेकर हमेशा एक प्रश्न यह उठता है कि मगध महाजनपद ही क्यों अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर सका। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कोई एक कारण नहीं थे, बल्कि इनके अनेक कारण थे। इनमें अगर पहला कारण की बात करें तो वो है भौगोलिक स्थिति। मगध महाजनपद की भौगोलिक स्थिति एक साम्राज्य के रूप में उसके उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसका अधिकांश क्षेत्र गंगा नदी का तटवर्ती क्षेत्र था, जो कि कृषक गतिविधियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। इस परम उर्वरक प्रदेश में जंगल साफ हो चुके थे, भारी वर्षा होती थी, इसलिए सिंचाई के बिना भी इलाके में उर्वरा बना रह सकता था। इस प्रदेश के अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे, संभवतः धान रोपने की प्रथा भी प्रचलित थी। प्रयाग के पश्चिम की ओर के प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश कहीं कहीं उपजाऊ था। परिणाम स्वरूप यहाँ के किसानों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा कर लेते थे। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर सकते थे। अब दूसरा अगर कारण की बात करें तो है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधनों की दृष्टिकोण से भी यह समृद्ध इलाका माना जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस लौह प्रौद्योगिकी ने इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया, उसके अयस्क से मगध का राज्य काफ़ी संपन्न था। लौह अयस्क की प्राप्ति होने से लोहे के हथियार बनाने में सुगमता हुई, जिसके यहाँ के शासक अन्य महाजनपदों को आसानी से जीत सके। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि को विस्तार में भी इनके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः जंगलों की कटाई करके कृषि योग्य भूमि का निर्माण करना गंगा घाटी का कंकरीली जमीन में अत्यंत दुष्कर कार्य था, जिसने लौह तत्व की उपलब्धता से आसान बना दिया। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था, किंतु उस समय इसका प्रयोग युद्ध में प्रयुक्त अस्त्रों एवं शस्त्रों के लिए नहीं होता था। कृषि उपकरणों के व्यापक स्तर पर लोहे का उपयोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही देखने को मिलता है। भट्ठी का प्रयोग तथा लोहे को गलाने की नवीन कला की जानकारी होने के कारण लोहे के विभिन्न उपकरणों तथा हथियारों के उत्पादन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। दूसरे शब्दों में लोहे के भंडार की उपलब्धता उनके लिए दोहरे लाभ की बात सिद्ध हुई। अब अगर तीसरे कारण की बात करें तो वह है हाथी की उपलब्धता। हाथी भी बड़ी संख्या में मगध के आसपास के जंगलों में मिल जाते थे, जिनके इनकी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई थी। हाथियों के सहारे वे दुर्गों को भेदने और यातायात की सुविधा को आसानी पूर्वक स्थानों में पहुंचने का काम करते थे। यहाँ की जमीन दलदल होने के कारण घोड़े की तुलना में हाथी का ज़्यादा महत्व था, क्योंकि युद्ध काल में दलदल भूमि पर घोड़े को दौड़ने में काफ़ी असुविधा होती थी, जबकि हाथी आसानी से एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ सकता था। इस एक विशिष्ट उपलब्धि ने मगध को एक नया साम्राज्य के रूप में तब्दील करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विभिन्न राज्य घोड़े और रथ का उपयोग तो जानते थे, लेकिन मगध ही पहला ऐसा राज्य था जिसमें हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अब अगर चौथे कारण की बात करें तो वह है व्यापारिक मार्ग पर स्थित। मगध व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यह स्थल एवं जल मार्ग से देश के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ था, अतः व्यापार और वाणिज्य और उस पर लगने वाले कर से प्राप्त होने वाले आमदनी से मगध को कभी भी आर्थिक दिक्कतें नहीं हुई। उसकी इस आर्थिक दृढ़ता ने उसे राजनीतिक महत्व प्रदान कराने में काफ़ी मदद किया। मगध महाजनपदों की दो राजधानियां अन्य महाजनपदों की राजधानियों की तुलना में अधिक सुरक्षित हुआ। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर था, जबकि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण वह एक जल दुर्ग के समान शहर था। राजगृह पर इन 5 पहाड़ियों से घिरा था। वे किसी भी राज्य की राजधानी राजनीतिक दृष्टिकोण से एक अत्यंत ही संवेदनशील स्थान होता है। उससे पतन के साथ ही उनके शासक की पराजय भी निश्चित हो जाती है। सौभाग्य से राजधानियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थित होने के कारण मगध को ऐसी दिक्कतें नहीं हुई। मगध महाजनपद अन्य महाजनपद की तुलना में अभी भी आर्य संस्कृति के प्रभाव
आया था, इसलिए इस महाजनपद के लोगों में अभी भी वैदिक रूढ़ि व हावी नहीं हुई। यहाँ के लोगों को वैदिक व्रतों को पालन नहीं करने वाला कहा गया है, इसलिए पहले से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों को अपेक्षा यहाँ के शासक व लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने में नहीं अधिक स्वतंत्र थे। मगध में साम्राज्य विस्तार का जोश कहीं ज़्यादा था। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मगध को मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि अन्य महाजनपदों की तुलना में महाजनपद को शक्तिशाली शासकों को एक लंबी श्रृंखला प्राप्त हुई थी। इसके शासकों में साम्राज्यवादी मानसिकता कूट-कूट कर भरी थी। बिंबिसार ने वैवाहिक नीति का और अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डालने की व युद्धों में नवीन हथियारों का प्रयोग की जिस नीति का पालन किया, वैसी सुनियोजित और दूरदर्शिता पर आधारित नीति किसी भी अन्य महाजनपद के शासकों में विद्यमान नहीं थी। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's